हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काई कॉम अकेडमी में। कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए 10th स्टैंडर्ड के जो बोलते हैं ना, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान करने वाला टॉपिक है, क्या, एप्रिसिएशन। बहुत बार ना बच्चे लोग ना इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 3B में दिखने वाला है। कहां पर दिखने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3B में। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पोएम दी जाती है आपको, उसके बेस पे आपको क्या जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो सॉल्व करने रहते हैं। मींस व्हाट, वहां पर जो आपको क्वेश्चन पूछे रहेंगे उनके आंसर आपको करने पड़ते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3B में बच्चे बोलते हैं सर इसमें क्या करना रहता है, क्योंकि 5 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पर बच्चे अक्सर कर ये क्वेश्चन लीव करके या कंफ्यूज होकर चले आते हैं यार कि ये क्वेश्चन जो आया है यहाँ पर आपको उस पोएम से रिलेटेड आपको जो एप्रिसिएशन लिखना है, वहां पर बच्चे क्या करते हैं ना, मिस्टेक करके आ जाते हैं बहुत बार। जैसे कि पॉइंट्स में क्वेश्चंस को लिख के चले आते हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है ना कि हमारा एप्रिसिएशन जो है वो हम पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ वाइज लिखें। तो आज की वीडियो में ना ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाने वाली है, और साथ ही साथ आपका जो 5 मार्क्स आपके एप्रिसिएशन के जो कट जाते हैं ना वो नहीं कटेंगे। जो जिन बच्चों ने ये वीडियो देख ली है ना, 5 मार्क्स आपके एप्रिसिएशन के लिए फुल ऑन फुल वहां पर आपको मिलने वाले हैं। मीन्स व्हाट, ये लेक्चर वीडियो आप सभी के लिए ना एक रामबाण का ये काम करने वाली है, जो कि हम एप्रिसिएशन, जो हमारा टॉपिक है आज का एप्रिसिएशन, हमारे टोटल पोएम्स कितनी है अब तक हम अगर आप पढ़े रहोगे तो आपके टोटल 8 पोएम्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। मीन्स व्हाट, यहां पर आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको सिर्फ 8 ही पोएम आएंगी। 8 में से कोई एक पोएम आपको इसमें चली जाती है आपके जो कि क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट होता है, और एक पोएम आपको आती है एप्रिसिएशन लिखने के लिए। सो मीन्स व्हाट, इन 8 पोएम में से सिर्फ आपको एक पोएम आएगी एप्रिसिएशन लिखने के लिए। सो वो एक पोएम जब आपको वहां पर पूछी जाएगी ना, तो सबसे पहले आप सभी को ये जान लेना है कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मीन्स व्हाट, यहाँ पर ना आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे टाइटल और ये सब भी लिख के आ गया ना, तो वहां पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको 0 मिलने के चांसेस नहीं है। मीन्स व्हाट, यहाँ पर स्टेप वाइज मार्क्स है। सेकंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें लिखने पर वहां पर आपको मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पोएम आती है, वहां ऊपर उसका टाइटल भी दिया होता है और वहां नीचे पोएट के नाम भी दिए होते हैं। मीन्स व्हाट, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप अगर सबको पता होगा कि अब तक आपने अगर प्रीलिम्स वगैरह के पेपर दिए तो वहां पर ऊपर पोएम जो पोएट रहता है उसका नाम लिखकर भी आता है, और नीचे सॉरी ऊपर जो टाइटल भी लिखकर आता है और नीचे पोएट का नाम भी लिखकर आता है। सो यहाँ पर ना सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपने सिर्फ टाइटल भी लिख दिया है ना, तो वहां पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, 0 नहीं मिलेगा। मीन्स व्हाट, सिर्फ जो भी पोएम का, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पोएम ले लू एनिमल, एनिमल वाला जो पोएम है आपका, अगर मैं उसका भी एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो आप सिर्फ द पोएम एनिमल इतना भी अगर लिख रहे हो ना, तो वहां पर भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है, 0 नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैंने सिर्फ टाइटल भी लिख कर आया है ना पोएम का, वहां पर तो आपको कुछ करना भी नहीं है। सिटी टाइटल दिया हुआ है सिर्फ द पोएम एनिमल वॉज रिटन बाय द फेमस पोएट, और जो भी पोएट का नाम रहेगा वो। मीन्स व्हाट, सिर्फ आपने अगर पोएट का नाम और टाइटल लिख दिया ना, वो दोनों चीजें आपको वहां पर एकदम ऐसे बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई दिखती हैं। सो आपको सिर्फ वो लेटर्स उठाने और वहां पर आपके एग्जाम जो राइटिंग पेपर है उसके अंदर लिख देने। मीन्स व्हाट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखने जाएंगे हमारा जो सेकंड पोएम है ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर अगर आप इतना भी लिखते हैं द पोएम ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर, तो वहां पर भी आपको 1 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। मीन्स व्हाट, सिर्फ पोएट सॉरी टाइटल और पोएट का नाम, ये दो चीजें भी अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आ रहे हो तो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको आराम से 1 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। फिर आ जाते हैं भाई नेक्स्ट, जो 1 मार्क्स कंटेन करता है, क्या, हमारा राइम स्कीम। राइम स्कीम पूरे 1 मार्क्स कंटेन करता है। मीन्स व्हाट, सिर्फ आपको पोएट की सॉरी पोएम की जो लास्ट लाइन होती है ना, वो लास्ट लाइन में चेक करना है कि लास्ट लाइन अगली लाइन से सिमिलर है या नहीं। वहां पर सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी राइम स्कीम फाइंड आउट करनी है, और आपको 1 मार्क्स वहां पर मिल जाता है। मीन्स व्हाट, हाफ मार्क्स आपका टाइटल कंटेन करता है, हाफ मार्क्स पोएट, और हाफ 1 मार्क्स कौन कंटेन करता है, राइम स्कीम। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। भाई पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज किए हुए हैं पोएट के ने, जो एक पोएटिक स्टाइल देने के लिए पोएट्स फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज करते हैं। फिगर ऑफ स्पीचेस बहुत सारी हम लोग में, जैसे कि इन्वर्जन हो गया, और एलिट्रेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन, और एन नंबर ऑफ दी है। तो वहां पर आपको फाइंड आउट करना है। 2-4 ऐसी है, मतलब 2-4 तो ऐसे है ना कि आप हर पोएम में लिख सकते हो। मीन्स वो वहां पर अगर 3 से 4 भी ये फिगर ऑफ स्पीच अगर आपने दिखा दिया ना, तो वहां पर आपको क्या फिगर ऑफ स्पीचेस के 1 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। मीन्स व्हाट, यहां से लेके अब तक के 3 मार्क्स कंटेन 3 मार्क्स ऑब्टेन करना किसी भी बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं है। मीन्स व्हाट, सब चीजें आपको दी रहेंगी, टाइटल दिया हुआ है, पोएट का नाम भी दिया रहता है। राइम स्कीम अगर आप लास्ट लाइन देख के फाइंड आउट कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना आपको 10th में सबसे ज्यादा तो फ्री वर्स वाला ही है। अगर 8 पोएम है तो 8 में से 5 पोएम में तो ऐसा है कि जिसमें फ्री वर्स में पोएम लिखी हुई है। सो मीन्स व्हाट, कि एक चीज तो क्लियर है कि इनमें से आप सभी को सिर्फ एक ही चीज में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? फिगर ऑफ स्पीच में।
मीन्स व्हाट, फिगर ऑफ स्पीच में आपको ये पता करना रहता है ना कि क्या फिगर ऑफ स्पीच वहां पर यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेटर, कोई साउंड अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई अगर साउंड अगर रिपीट हो रहा है, कोई लेटर अगर रिपीट हो रहा है, तो वहां पर क्या आता है, एलिट्रेशन आता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एलिट्रेशन और रिपीटेशन दोनों एक ही जैसे होते हैं। वहां पर भी आप बोलते हैं कि साउंड रिपीट हो रहा है, वहां पर पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है ना, वहां पर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं विल विल, तो अगर ऐसा कोई एक लाइन आती है जिसमें डब्ल्यू डब्ल्यू का साइन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एलिट्रेशन आ जाएगा। और जहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल विल विल रिपीट हो रहा है, मीन वर्ड दो बार विल आ रहा है एक ही में, तो वहां पर पूरा लेटर ही रिपीट हो रहा है। जहां पर पूरा लेटर रिपीट होता है वहां पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो यहां पर इस चीज को बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर रिपीटेशन आएगा कि एलिट्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सेकंड चीज हम आ जाते हैं ना, जो फिगर ऑफ स्पीच का जो टॉपिक होता है ना, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी जैसे एलिट्रेशन हो गया, रिपीटेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन, ये तीन फिगर ऑफ स्पीच अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको हर पोएम में देखने को मिलने वाली है। मींस व्हाट, सिंपल में इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम फिगर ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन, मतलब फिगर ऑफ स्पीच वाली लाइन लिखेंगे तो ये तीन चीज तो लिखनी लिखनी है। उसके बाद आपको जो समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई भी इतना एग्जामिनर इतने डीप में जाकर वो पेपर चेक करने वाला नहीं है। सो वहां पर आपको ना सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है कि आपको 5-6 फिगर ऑफ स्पीचेस के नाम याद रखने, कोई भी पोएम आने दो, सिर्फ वहां पर जब फिगर ऑफ स्पीच आप लिखने जाओगे ना, द पोएम यूजेस मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू give the perfect poetic texture to the poem and the figure of speeches used by the poet is personification, repetition, alliteration। जितना नाम आपको वहां पर याद आ रहा है ना, सब नाम लिख देने का। लेकिन वहां पर आपको एक चीज याद रखनी कि कोई भी एक लाइन ऐसा पकड़ के चलो जिसमें आपको भी तो ये पता हो कि ये फिगर ऑफ स्पीच, जैसे पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज हुआ है या रिपीटेशन इसमें यूज हुआ है, सो वहां पर कोई एक लाइन ऐसा देख लो जिसमें रिपीटेशन या एलिट्रेशन में से कोई एक यूज होता ही होता है। सो वहां पर उस लाइन को उठाओ, द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, ये लाइन। ठीक है, तो वहां पर आपका ये फिगर ऑफ स्पीच का जो 1 मार्क्स है ना, वो भी मिलना तय। मीन्स व्हाट, हाफ मार्क्स आपको यहां मिल जाते हैं, हाफ मार्क्स यहाँ एक और एक, मीन्स व्हाट 3 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। अब आ जाते हैं हमारे जो नेक्स्ट 2 मार्क्स कंटेन करेगा, कौन कंटेन करेगा, ये थीम ऑफ द पोएम और सेंट्रल आइडिया। अच्छा, ये थीम ऑफ द पोएम और सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया मतलब कि जो पोएम के अंदर जो पोएट क्या दर्शाना चाह रहा है, जो अपनी फीलिंग्स दर्शाना चाह रहा है पब्लिक्स को। सबसे पहली बात जो थीम है कि वो पोएम में आपको बताना क्या चाह रहा है, क्या उस पोएम के अंदर से आपको बताना क्या चाह रहा है, वो पोएम से आपको सीख क्या मिल रही है, वही आपको यहाँ पे बताना है। कि सेंट्रल आइडिया में क्या कहता है कि वो पोएट अपने पोएम के द्वारा लोगों को क्या दिखाना चाह रहा है। मिनिमम आपको कितने सेंटेंस लिखने हैं, 4 से 5 सेंटेंस। ठीक है, 4 से 5 सेंटेंस में अगर आप लिख दे रहे हो तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में से 1.5 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, 4 और 5 सेंटेंस, सबसे पहली बात आपको उसको समझने से पहले आपको पोएम समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई है तो वहां पर आपको एप्रिसिएशन में ये जो 2 मार्क्स है लेने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है। फिर आ जाते भाई जो हमारा सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे कर जाते हैं ना, वहां पर पोएम की लाइन उठाकर लिख देते हैं। तो वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा आपकी गलती जो है वो हाईलाइट हो जाती है। तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है। तो ये था हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे तरीके से हमारे मार्क्स को डिवाइड किया जाता है एप्रिसिएशन लिखते वक्त। सो मतलब क्या, यहाँ पर आपको 3 मार्क्स तक तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। बचे हुए जो ये 2 मार्क्स होते हैं ना, ये थीम ऑफ सेंट्रल आइडिया वाले, ये थोड़े बच्चे जो पोएम नगर नहीं आते जिनको, तो उनके लिए लिखने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट अगर आप एक बार पोएम रीड करोगे तो थोड़ा सा रीड करने पे ये समझ में आ जाता है कि पोएम है किसके बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारी 2-3 जो पोएम लगातार पूछे जा रही, जैसे लास्ट ईयर पूछा था हाइड ऑफ रिडिकुलस वाला, ठीक है, उसके पहले पूछा था एनिमल, फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो गया, और जो भी हमारी पोएम्स है विल टू विन, तो ये जो पोएम्स है द पुली, तो यहाँ पर जो आप सभी को जो पोएम्स पूछी जाती है ना, वो बहुत ही तरीके से इजी होती है। और आप अगर उसको एक स्टोरी भी दिमाग में अगर याद रखोगे ना, आपको अगर हिंदी में भी याद है या आपकी जो भी लैंग्वेज अगर आपको उसमें भी आपको पोएम याद है, तो भी आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हो। सो वो भी आपको यहाँ पर 1 मार्क्स तो एटलीस्ट दिलाई देती है अगर आप हिंदी को भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दे रहे हो तो। सो मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपको ना 4 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स वो तो बहुत आसान से मिलते हैं। मीन्स व्हाट, जो भी बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं ना, मुझे पता नहीं यार क्यों छोड़ के आ जाते हैं। वैसे भी 10th का एग्जाम एकदम सिर पर है, फरवरी में एग्जाम है इस बार, मार्च में भी नहीं है। सो आप सभी को ना ये चीजें एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि एप्रिसिएशन कैसे लिखा जाता है।